अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नसीम ज़हरा साहिबा की गैर मौजूदगी में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। नाज़रीन, कराची की हालत ज़ार की बात करेंगे, जहाँ बारिशें हुई और रिकॉर्ड बारिशें हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 345 मिलीमीटर बारिश अब तक कराची में रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची जो कि पाकिस्तान का मौशी हब कहलाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान के लिए यहीं से जनरेट होता है, लेकिन इसकी आहो बुका सुनने वाला कोई नहीं। इस शहर को लावारिस छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें इस शहर का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन जिम्मेदारान की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, जिन्होंने अभी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की, 2 दिन उनके बाकी हैं उनकी मुद्दत पूरी होने में। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी खासी धुआंधार थी और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने वो दर्द जो मौजूद है वो भी दिखा दिया जो कि कराची शहर के लिए है। लेकिन अगर उनके इन 4 सालों की बात की जाए तो इन 4 सालों में वो सिर्फ इख्तियारात और वसाइल ना होने का राग अलापते रहे। वसीम अख्तर साहब के पास जो इख्तियारात थे, जो वसाइल थे, उनका किस हद तक उन्होंने इस्तेमाल किया। मान लेते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन जो आपके हाथ में था उसका आपने क्या इस्तेमाल किया? उसके ज़रिए आपने कराची शहर को, कराची शहर की आवाम को क्या दिया? आवाम को इन 4 सालों में सिवाय आपके गिले शिकवों के, सिवाय आपकी चंद तिफल तसल्लियों के क्या मिला, क्या हासिल हुआ? ये वसीम अख्तर साहब के 4 साल गुजरे। बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब के। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायज़ा भी लिया, मौके पर कुछ अहकामात भी सादिर किए। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से मानसून सीज़न शुरू होने से पहले बरसाती नालों की सफाई के दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए थे, लेकिन बारिशों के इन 6 स्पेल जो हो चुके, इनके बाद उन दावों में कितनी सदाकत थी, वो दावे इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वो इन मनाजिर में भी आप देख सकते हैं, जो कि कराची शहरों पर पानी और सैलाब की तरह बह रहे हैं। उसके बाद कुछ बात करें अगर हम विफाकी हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से 13 MNAs हैं कराची से और तकरीबन 21 MPAs हैं। यानी कि कराची शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैंडेट दिया, लेकिन इन रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कराची के लोगों को, कराची शहर को क्या दिया? अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है और यकीनन आप सभी को भी याद होगा, वो मनासिर अभी भी जहनों में नक्श होंगे जब आरिफ अलवी साहब, जो कि मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं, वो शदीद बारिश के बाद कश्ती लेकर कराची की सड़कों पर निकले। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तो जो करनी थी वो की, लेकिन इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, उन पर मुसलसल वो तनकीदी निश्तर भी बरसाते रहे। लेकिन सद अफसोस कि ये तमाम जमातें जो कि बहुत ज़्यादा दावे तो करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज इस शहर को ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक दूसरे पर मलबा फेंका जाता है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाती है, लेकिन खुद क्या किया है शायद ये किसी को मालूम नहीं है। मुराद अली शाह साहब ठट्ठा गए, वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात की। उनके गिले शिकवे तो रहते हैं विफाकी हुकूमत से और मुख्तलिफ मौके पर वो शिकायत करते हुए भी दिखाई देते हैं। अपनी इस गुफ्तगू में भी उन्होंने विफाकी हुकूमत से कुछ शिकायत की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका क्या कहना था, ज़रा वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट से उनमें जो पेचीदगियाँ आ रही हैं, जहाँ बॉटलनेक्स आ रहे हैं, स्लो काम हो रहा है, वो हम उनसे खुद करा सकेंगे। तो अदरवाइज कोई जो इख्तियारात हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वफाक की अपनी है, सूबों की अपनी। एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, मेयर तो अभी इलेक्शन जब होंगे, इलेक्शन होंगे तब होंगे। ये KMC का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का पूरा इख्तियार सूबाई हुकूमत को है, यानी काबीना को है। इंशाल्लाह ताला काबीना जो फैसला करेगी वही होगा। मुराद अली शाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका यह कहना था कि विफाकी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कुछ ताख़ीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से रेन एमरजेंसी का नफाज भी कर दिया गया है। NDMA की जानिब से नालों की सफाई का काम भी जारी है, लेकिन मास्टर प्लान शहर का कहाँ है? शहर की आबादी जिस हिसाब से, जिस रेशो से बढ़ी है, क्या वसाइल उस तरह से बढ़े हैं या सिर्फ मसाइल ही बढ़ते गए हैं?
क्या दोबारा से मास्टर प्लान डिज़ाइन किया गया है? सीवरेज सिस्टम जो कि इंतहाई नाकारा हो चुका है शहर का, आखिर वो कब ठीक होगा और कब इन तमाम तर चीज़ों पर कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? इन्हीं मामलात पर आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। उसामा कादरी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं। उसामा कादरी साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जबकि आजिज़ धामरा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। कराची शहर बारिश कम हो ज़्यादा हो इसके मुकद्दर में डूबना ही क्यों लिखा है? आखिर क्या वजह है कि आज तक ये तमाम मसाइल जूं के तूं हैं और कोई भी हल नहीं कर सका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए इसकी रूट कॉज समझना पड़ेगी और इसके रीजंस क्या हैं। आप देखिए कि पिछले 13वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ सिंध में है, और ये सिंध गवर्नमेंट स्पेशली 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सिंध गवर्नमेंट की हो जाती है और फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ एक सपोर्ट दे सकती है। कराची शहर की जो सूरत हाल है, ना यहाँ पे बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है नहीं, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो चुका है, सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं, पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा। इनफैक्ट कि ये मोहनजोदारो का बन चुका है कराची शहर, और मैं तो समझता हूँ मोहनजोदारो की भी प्लानिंग इससे बेहतर होगी। जिस जमाने में वो मोहनजोदारो बना था उसके कई सारे रीजन जो समझ में आते हैं कि पीपल्स पार्टी को क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलता, कराची से कभी भी नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी के लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कराची शहर से पीपल्स पार्टी जो सिंध गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट में कितने लोग हैं? कैबिनेट हर चीज का फैसला करना चाहती है, मगर कैबिनेट में कराची की रिप्रेजेंटेशन है कहाँ? मैं आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा सीएम साहब से और पीपल्स पार्टी से कि अब आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रहे हैं तो कंसेंसस कर लीजिए, जो स्टेक होल्डर हैं कराची के उनके साथ आप बात कर लें ताकि एक बेहतर माहौल और एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। कराची शहर में जो बारिशें हुई हैं, आपने 345 मिलीमीटर का जिक्र किया, ये टोटल 6 स्पेल मिलाएं तो ये 345 मिलीमीटर होती है। दुनिया में कितने शहर हैं जहाँ 150-200 मिलीमीटर की बारिश आए दिन होती रहती है? आप बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, आप श्रीलंका देख लें, ये वो ममालिक हैं जो अंडर डेवलप हैं, वहाँ पे भी ये सूरत हाल नहीं होती। फिर आप पाकिस्तान में कंपेयर कर लें, कराची को लाहौर से देख लीजिए, पाकिस्तान में बाकी जगहों पे भी बारिश होती है, आप लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर देख लें, वहाँ ये सूरत हाल नहीं होती। यहाँ जो इश्यूज हैं वो बड़े क्रॉनिक इश्यूज हैं। इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट, चाइना कटिंग, नालों के ऊपर जो है पूरी आबादियां बन गई, गोट बन गए। मरीर का जिला देख लें तो वहाँ हर किस्म के गोट मिलेंगे, आपको सुरजानी में मिलेंगे, आपको बंद आप देखिए कि पिछले कल और परसों में जो बारिशें हुई हैं, मलिर नदी का बंद टूट गया, आपका मदीना गोट बह गया, यूसुफ गोट बह गया, मतलब हर तरह का प्रॉब्लम इस शहर में है। अब आ जाए कि इसकी जिम्मेदारियां किसकी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध की गवर्नमेंट, हर प्रोविंस की जिम्मेदारी है। आप देखें दोनों प्रोविंसेस जो है पंजाब और केपी के, उनके सूबाई हुकूमतों ने बीआरटी दी उनका, लाहौर में और पेशावर में। हमारे कराची शहर में आज तक बीआरटी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, एक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। कराची शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, कराची शहर में सिंध गवर्नमेंट के पास एम्बुलेंसेस नहीं है, कराची शहर में आप देखिए अभी इन्होंने अनाउंस किया कि इमरजेंसी लगा दी, कोई आपने नंबर सुना, कोई कांटेक्ट नंबर, कोई ऐसा नंबर की बात तो की जाती है, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यहाँ से मिला था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभाई है? मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, मैं उसामा कादरी साहब से इस हवाले से जो है वो बात करना चाहूंगा। उसामा साहब, आफ्ताब साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। उसामा साहब, ये बताइएगा कि 4 साल गुजरे, वसीम अख्तर साहब इख्तियारात और वसाइल का ही राग अलापते रहे, अभी भी उन्होंने कहा कि इन वसाइल के साथ कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन जो वसाइल मौजूद थे, जो इख्तियारात मौजूद थे, वो भी तो दिखाई नहीं दिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एमक्यूएम के पास 3 अदवार में
बलदियाती इख्तियारात उसको हासिल हुए हैं। एक वसीम अख्तर साहब के अभी ये जो 4 साल गुजर रहे हैं, ये इससे कबल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो है 2005 से 2010 तक MQM का सिटी नाजिम था उस वक्त, और तीसरा डॉक्टर फारूक सत्तार जो 1987 से लेकर उन्होंने अपना दौर मुकम्मल किया। अब आइए तारीख उठाकर देखिए कि उस वक्त जो है जब डॉक्टर फारूक सत्तार जो है कराची के मेयर थे, तो उस वक्त जो है कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए गए, और वो किसने कराए? वो MQM की एक लाइन ऑफ एक्शन थी जिसके ऊपर चलते हुए उस मेयर ने कराची शहर को डिलीवर किया। 2005 से 2010 तक जो बलदियाती निज़ाम था उसमें जो MQM का मेयर था उसने वहां की आवाम को डिलीवर किया, और आपको शहर में बेशुमार लातादाद तरक्याती काम नजर आए, और दुनिया ने यह तस्लीम किया कि उस दौर में उस मेयर ने कराची शहर के लिए तरक्याती काम किए। तीसरे मेयर MQM के वसीम अख्तर साहब थे, जिनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि 2010 में जब 18वीं तरमीम हो गई, और 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात दे दिए गए, तो फिर सूबे पंजाब और KPK के सूबाई हुकूमतों ने वहां के लोगों को, वहां के मकामी लोगों को, वहां के शहरों को ऑन किया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 1970 से लेकर आज तक सूबाई हुकूमत जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उसने कराची न तो कराची शहर को न यहाँ के शहरियों को ऑन किया, बल्कि उनके साथ जो है वो बहीमाना सलूक किया है, वो इबरतनाक रवैया इख्तियार किया है कि जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं दी जा सकती। तो जनाबे वाला वसीम अख्तर का रोना, वसीम अख्तर का ये आवाम की फिक्र करते हुए अपने वसाइल का तस्करा करना और हमेशा इस चीज के लिए करते रहना कि जी मुझे इख्तियारात दिए जाए ताकि मैं कुछ डिलीवर कर सकूं। अब मुझे ये बताइए, फाइनेंशियल इख्तियार वसीम अख्तर के पास नहीं, उसके पास जो है कोई इदारा ऐसा जो बलदियाती साहब ये तो रिवायत रही है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराती रही है, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट पर ये मलबा डालती रही है, लेकिन ये मसाइल अवाम के आज तक हल नहीं हुए। आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है। आजिज़ धामरा साहब से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो बात की जाती है सूबाई गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं दिए, मेयर को इख्तियारात नहीं दिए, क्या वजह है, और जो फंड्स दिए जाने थे क्या वो मिले हैं या नहीं मिले। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, उसके बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। 18th अमेंडमेंट की तो आपने बात कर दी कि सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, लेकिन मसाइल का हल आखिर है किसके पास? एडवाइजरी कमेटी बना दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यहाँ से मैंडेट मिला, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो यहाँ से कई साल यहाँ पर जो है वो हुक्मरान रही है, अभी भी वही हुक्मरान जमात है, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं, किसके पास हल है इसका? देखिए, हल तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही इसको हल करना है। आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट मुस्तकिल कराची को स्पेशल ग्रांट देती है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो, स्पेशल ग्रांट मिलती है। कभी आपने सुना कि कराची के अलावा स्पेशल ग्रांट किसी और शहर को मिलती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम सूबे अपने शहरों को ग्रांट देते हैं। कल देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने फैसलाबाद को 13 अरब रुपए की सपोर्ट दी है, फंडिंग की है फैसलाबाद को। फैसलाबाद और कराची को देखें तो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। आप देखें, वसीम अख्तर साहब ने जो जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनका रोना क्या था? इख्तियारात का रोना था, और इख्तियारात किसने लिए? सूबा सिंध ने। आप देखें, कराची में पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, वो बन गई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और वहां से जो है ये गड़बड़ें शुरू हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वो किसके पास है? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। ट्रांसपोर्ट किसके पास है? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास है? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। अब फेडरल की अगर जो सपोर्ट आती है, जो फंड आते हैं, इस साल भी कुछ 24 अरब रुपए कराची के लिए आए हैं। अभी हमने रिसेंटली का 2-4 महीने पहले 6 फ्लाईओवर कंप्लीट किए हैं। उसके अलावा ग्रीन लाइन वो फेडरल का प्रोजेक्ट था, और उसमें
आफ्ताब साहब, मैं यही सवाल जरा आजिज धामरा साहब के सामने रखता हूं कि वो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। आजिज धामरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। ये तमाम तर इदारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम तर इदारे सूबाई हुकूमत के पास हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। सर, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोग किस तरह और कैसे बेवकूफ बनाते रहते हैं। क्या पीटीआई ने जो मैंडेट लिया है कराची का और 18th अमेंडमेंट में कोई ऐसी शिक है कि वफाक जो है किसी भी सूबे में इस तरह के जो डिजास्टर आ जाए नेचुरली, उसमें कोई रिलीफ देना चाहे अपने किसी भी सूबे के अवाम को, किसी भी शहर के अवाम को, तो वो उसको 18th अमेंडमेंट रोकती है? क्या ऐसी कोई शिक है तो वो आपके प्रोग्राम में वो कोट कर दें, ताकि मुझे भी पता पड़े और आवाम को भी पता पड़े कि फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी भी डिजास्टर में कोई भी काम करने के जो है वो नहीं कर सकती, मगर अपने एमएनएस को 15 करोड़ पे बजट में देने के लिए तैयार हैं। तो जब आप अपने एमएनएस को 15 करोड़ पे पर एमएनए देने के लिए तैयार हैं, अपने इत्तेहादियों को देने के लिए तैयार हैं, तो इस नेचुरल डिजास्टर में काम करने से किसने रोका है आपको? नंबर 1। और दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने कहा कि वसीम अकरम का जो रोना था वो आखिरी 10 दिन में क्यों रोना आया उनको? पहले ये रोना क्यों नहीं आ रहा था? पहले ये इस्तीफाएं क्यों याद नहीं आ रही थी? पहले देखें, बात ये है कि इन्होंने 3 मेयर अपने एमक्यूएम के खाते में गिनवाए। फारूक सत्तार साहब को इन्होंने गिनवाया, और वो एक ऐसा दौर जिसमें नाज़िम थे, सिटी गवर्नमेंट थी, कराची के अंदर डीएमसीज नहीं थे, सिटी गवर्नमेंट थी, और वो ऐसा दौर है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जिसलिए कहता है कि पैसा भी बहुत था और पावर भी बहुत था। ये किसको पता नहीं है कि उसी दौर के अंदर चाइना कटिंग हुई, उसी दौर के अंदर वो जो नाले हैं वहां पर इंक्रोचमेंट कराई गई, बोगस अपॉइंटमेंट की गई, और वो जो पब्लिक पार्क थे उसमें पेट्रोल पंप बन गए, उसमें शादी हाल बन गए। और आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट ने जब उनको गिराना शुरू किया तो इसी एमक्यूएम ने कराची के अवाम को कहा कि ये तो तहसुब पर सूबाई हुकूमत है, आपके घर उजाड़ रही है। तो जो अलाटमेंट हुई है वो उसी दौर में हुई है जो जनरल मुशर्रफ का दौर था। तो वो तो आपको फुल पावर था, और आज कराची के अवाम जो सफर कर रहे हैं ना, वो इसी वजह से कर रहे हैं। दूसरी बात, कराची के नालों की सफाई के हवाले से जब एनडीएमए को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा तो सिंध के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि नालों की सफाई सिंध गवर्नमेंट कंसर्न जो डीएमसीज हैं और जो केएमसी है उनको ऑन बोर्ड लेके हम नालों की सफाई कर रहे हैं, और 30 अगस्त जो है 30 अगस्त हमारी जो है वो लास्ट डेट है, हम नालों की सफाई कर देंगे। काम रही है, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जनाब, ये एनडीए में काम करेगी। अच्छा, एनडीए में तो यहाँ पर आ गई, मगर फंड कहाँ से आया? फंड वर्ल्ड बैंक का नहीं है, फंड वही सूबाई गवर्नमेंट का है। और फिर एनडीए ने कहा कि हम सिर्फ 3 नालों की सफाई करेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एफडब्ल्यू के थ्रू एफडब्ल्यू ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। धामरा साहब, वो जो वर्ल्ड बैंक का फंड था जो $80 लाख थे, वो कहाँ गए? फिर दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रोना रोते हैं इख्तियारात का, इनको आपको पता है कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर जो है वो हैदराबाद है, और उसका मेयर कौन है? उनका मेयर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। एक बयान उसका निकाल के देखें कि वसीम अकरम धामरा साहब, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। वर्ल्ड बैंक की जानिब से आपने कहा कि ये फंड वर्ल्ड बैंक के नहीं है, जो $80 लाख वर्ल्ड बैंक की जानिब से आए थे कराची की सफाई के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, वो फंड्स कहाँ गए? सर, आपने इंक्रोचमेंट खुद अपने दौर में करवाई, आपने वहां पर पार्क पे कब्जा कर लिया। ये सारा मलबा जो गिरा रहे हैं आप सूबाई हुकूमत से, इनकी रिस्पांसिबिलिटी 80% आपके ऊपर होनी चाहिए, फेडरल के होनी चाहिए, और जहां सूबाई हुकूमत की कोई कमी पेशी है उसके ऊपर भी तनकीद होनी चाहिए। आज डीएचए में अगर पानी खड़ा है तो वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? तनकीद सूबाई गवर्नमेंट पे, मगर नाअहली कोताही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई तैयार नहीं है। ठीक है, मैं उसामा कादरी साहब, यही सवाल जो मैं अभी आजिज धामरा साहब से कर रहा था आपके सामने रखना चाहूंगा। $80 लाख का जो वर्ल्ड बैंक से फंड आया वो कहा गया सूबाई हुकूमत की जानिब से? मैं इस पर जवाब लेना चाह रहा था आजिज धामरा साहब से, लेकिन शायद वो सुन नहीं पाए। वो $80 लाख जो है वो कहाँ गए? वो फंड कहाँ गया? वो डीएमसीज को मिला फंड? मैं बताता हूं आपको। ये अभी आजिज धामरा साहब ने जो बात की है, तो एक तो $80 लाख का जो वर्ल्ड बैंक का फंड था वो तमाम का तमाम करप्शन की नजर हुआ है। अभी इन्होंने चाइना कटिंग की बात की, इन्होंने पार्क पर कब्जों की बात की,
तो जनाब इस कराची की जमीन का जो है बेशतर हिस्सा जो है वो अंदरून सिंध से भावुओं को लाकर यहाँ पर बसाया गया है कराची की आबादी कम करने के लिए। और जहां तक कब्जे की बात करते हैं तो आजिज धामरा साहब को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जमीन जो है सिंध की जमीन का 70% जमीन मेरी है। मैं मतरूका जमीन का मालिक हूँ। मैं आज ये कहता हूँ कि ये बात मान रहे हैं ना, ये मेरी बात को एडमिट कर रहे हैं ना आप। आपकी जमीन आपने कब्जा कर लिया नालों में, आज आप ही के लोग। जरा पूरी बात सुन ले जरा उसामा साहब की, उसके बाद वापस आता हूं आपकी जानिब। मेरी सुन ले, पहले मेरी सुन ले। मेरी 70% जमीन का मालिक जो बैनुल अक़वामी मुआहिदात के तहत जो मैं आपको यहाँ पर आया हूं मैं, और उस पर आपने जायज या नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है चाइना कटिंग का इल्जाम जो है वो हिंदुओं पर लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सिंध में एक बात याद कर लिया, शर्म आनी चाहिए। आजिज धामरा साहब जरा प्लीज बात सुन ले, जरा उसामा साहब जरा बात मुकम्मल कर ले, मैं आपका जवाब लेता हूँ सर। इस पर भारत कर दी, आपके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। आप कहते हैं कि सूबाई को जिम्मेदार है, आप बड़ी जिम्मेदार हो गए कराची के अवाम से। मैं 70% जमीन का मालिक हूँ सिंध की, जो मेरी जमीन बनती है। अवाम को मरवाया है यहाँ पर, उसकी माफी लें। आप कातिल हैं उर्दू बोलने वालों के, माफी लें। आपने चाइना कटिंग की है, माफी लें। आपने बल्दिया का इशू किया, माफी लें। आपने तमाम नालों के ऊपर कब्जा किया, माफी लें। आज जिस चीज को फेस कर रहा है आपकी वजह से। धामरा साहब आप इतने महसूम नहीं है, आप इतने कराची के उसामा साहब मुझे भी एक ब्रेक की जानिब जाना है। धामरा साहब मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर इस पर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो तजावुजात की बात की जाती है, चाइना कटिंग की बात की जाती है, जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर सबको याद आ जाता है कि ये मसाइल है और इन मसाइल का हल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर सब शांत हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। इस पर तब क्यों बात नहीं की जाती है? वापस आते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बात की थी रूट कॉज की, कि इन मसाइल को हल करने के लिए रूट कॉज तक जाने की ज़रूरत है। अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी चाइना कटिंग की, तजावुजात की, जिसकी भरमार है कराची में। तो ये रूट कॉज तक जाने के लिए पहले इन चीज़ों को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ये तमाम तर मसाइल की हल की जानिब जाएंगे। उसके लिए वक्त दरकार होगा, लेकिन जब ये मसाइल सामने आते हैं तब ये तमाम बातें भी याद आ जाती हैं, तब ये तमाम चीज़ें सामने होती हैं। लेकिन जब ये मसाइल कुछ के लिए टल जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। देखिए निशान, सबसे पहले तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है? एक KMC है, उसका एक मेयर है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है। अब अगर कराची का मेयर कोई किसी और पार्टी से होता है, DMC का चेयरमैन किसी और पार्टी से होता है, फिर इख्तियारात नहीं होते हैं, फिर फंड्स नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी जो एम्प्लॉयज हैं कि जो कॉस्ट है वो कहाँ से आएगी? आप तो पहले के फंड्स नहीं दे रहे हैं। फिर KMC में आप देखें 13,000 एम्प्लॉयज हैं और जिनका 7 अरब रुपए साल का खर्चा दिया जाता है, जो सुबह गवर्नमेंट देती है KMC को, और KMC आगे पे कर रही होती है। तो रूट कॉजेस में एक तो स्ट्रक्चरिंग को सही करनी होगी, एक नंबर 2 जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंक्रोचमेंट है, जो चाइनीज कटिंग है, जो गोट पे गोट बनाए चले जा रहे हैं और लोगों को वहां पे लाके आबाद किया जा रहा है बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा आपको परमानेंट बेसिस के ऊपर। आज अचानक तो नहीं पता था कि ये बारिश आएगी, पहले से मालूम था कि बारिशों का सीजन है, बारिश आएंगी। फिर एक और जो हमें कहा जाता है PTI के MNAs को कि आप 14 MNAs कराची से मुंतखब हुए, आप क्या कर रहे हैं कराची के लिए? देखिए कराची ने जो हमें मैंडेट दिया है वो हमें दिया है, फेडरल में हमारी गवर्नमेंट बनी, फेडरल में गवर्नमेंट आने से आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई, जो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था वो बेहतर हुआ, अमन और आमा बेहतर हुआ, आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो आप बैंकक्रप्ट होने जा रहा था। लेकिन सर कराची भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची जो है वो बड़ा शहर है, कम से कम इसके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो कराची ने मैंडेट दिया इसलिए खाली नहीं था कि नालों के ढक्कन सफाइयां PTI के MNAs ने करना है या ढक्कन लगाना है या पानी के करना है, ये सब चीजें हैं। देखिए
काम ये कि आप एक एंकर हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप कैमरामैन का भी काम कर लें, आप स्क्रिप्ट भी लिख लें, आप न्यूज भी पढ़ लें, ऐसा नहीं है। जो जिसका काम है उसको सपोर्ट दी जा सकती, काम हमारा लेजिस्लेशन का है। हमने जो ना स्ट्रक्चर सही करना है, अगर कराची को सही करना है तो स्ट्रक्चरिंग उसकी सही करनी होगी। 18 अमेंडमेंट के बाद जो पावर डिवॉल्व हुई है कि उसमें रिसोर्सेज जनरेट नहीं किए, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे बल्दियाती गवर्नमेंट हो। बल्दियात ने भी, केएमसी ने भी अपने रिसोर्सेज जनरेट करने थे, अपने रेवेन्यू जनरेट करने थे, जो नहीं हो पा रहे, और जो पैसे देने हैं सिंध गवर्नमेंट ने वो भी नहीं दे रहे। एक और रेवेन्यूज का मसला हर जगह पर मौजूद है, ठीक है। उसामा साहब आपकी जानिब आऊंगा, ये रेवेन्यूज की बात की जाती है। जी 30 सेकंड दे दे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एनएफसी अवार्ड है, पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको एनएफसी अवार्ड के तहत प्रोविंसेस को दिया जाता है। वो 60%, अगर 100 रुपए जमा होते हैं तो 60 रुपए जो है सारे चारों सूबों को दिए जाते हैं। और उस सूबे में सूबा सिंध भी है जिसको 24.5%, टोटल का 15% सूबा सिंध को आता है। मगर क्या परसेंटेज है रेवेन्यू की? कभी आपने सुना कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही हो कि हमें पैसे नहीं मिले, कभी आपने सुना केपी कह रही हो, कभी बलूचिस्तान, सिवाय सिंध गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ करप्शन की नजर सारी चीजें हो जाती हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट मैं इसी से जुड़ा एक सवाल जो है वो उसामा साहब से करना चाह रहा हूँ। उसामा साहब, डीएमसीज के पास जो है वो फंड्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ से टैक्स जनरेट होता रहा, जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा इकट्ठा होता रहा, इसके अलावा जो फंड्स कुछ थोड़े बहुत यकीनन जो है वो मिले होंगे, वो कहाँ गया सारा पैसा? आवाम पर तो नहीं लगा वो? मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो आजिज धामरा साहब ने जो बात की है, उन्हें चाहिए सुकून से सामने वाले की बात सुने। अब वो वक्त नहीं है कि जो है ये किसी की बात को, आवाज को और दबा सकें। देखिए यहाँ पर जो उन्होंने गुज़िश्ता अभी चंद मिनट पहले जो बात की, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी 70% जमीन का मालिक मैं हूँ, मुझे वो जमीन वापस चाहिए। क्योंकि ये मेरे पास जो है डॉक्टर हमीदा खोड़ो जो एक कौम परस्त रहनुमा थी, उनका ये डॉक्यूमेंट है कि जिसमें सिंध के 22 शहरों में, सिंध के 22 शहरों पर जो है हिंदू गैर मुस्लिम अक्सरियत में थे। मेरी वो जमीन इन्होंने छीन ली और आज ये मुझे ताना देते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर चाइना कटिंग की, मैंने यहाँ पर या अपना पार्कों पर कब्जे किए। तो जनाब एक लिस्ट और है मेरे पास, मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि 73 लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लिस्ट मौजूद है कि जिसमें जो निशान लगे हुए इसमें 33 मेंबर गैर मुस्लिम थे। तो इनको क्या चरिंदे परिंदे वोट देते थे? क्या आपने मेरी जमीन पर कब्जा कर क्या आपने कारोकारी कल्चर के तहत जो है आपने ये मेरे साथ ज्यादती नहीं की है? कारोकारी कल्चर के जरिए सिंध हुकूमत के लोग जागीरदार, वडेरे और सरमायादार बनते हैं। वो कैसे? वो देखिए कि कारोकारी कल्चर को फरोग देने में ये वाहिद कल्चर है जो सूबा सिंध में बाकायदा, मुझे लगता है ऐसा है कि कानूनी तौर पर राइज है, नाफिजुल अमल है। उसकी सूरत यह है कि यहाँ पर जो है जब कारोकारी के चक्कर में बाप जो है अपनी बीवी को मारता है और बेटा जो है जायदाद का मालिक बनता है और उसके बाद बाप अय्याशी करता है, ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलती हैं। मसाइल बहुत हैं, बात जिन पर की जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन ये जो कराची के इस वक्त जो अवाम को मसाइल का सामना है, कम अज कम इनका हल तो हमारे पास होना चाहिए। इसका मसाइल का हल यह है कि अब कराची के अवाम, कराची के शहरी और अब बाकायदा तौर पर सिर्फ एक महाजिर कौम की आवाज नहीं है, बल्कि कराची शहर में रहने वाले मेरे कश्मीरी भाई, मेरा पंजाबी भाई, मेरा पश्तून भाई, अब वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कराची को इंतजामी बुनियादों के ऊपर सूबा बनना चाहिए। और इंशाअल्लाह सूबा बनेगा जिस तरह ये इसको धरती माँ कहते हैं। धरती माँ तो पाकिस्तान हुई ना, धरती माँ पाकिस्तान है, ये धरती माँ कैसे जमीन मेरी। और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर इसकी वाज़े अल्फाज में मुखालफत जो है वो कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जी धरती हमारी ये माँ है और माँ को कोई तकसीम नहीं कर सकता। मैं आजिज धामरा साहब का रिस्पॉन्स इस पर जो है वो लूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, आजिज धामरा साहब से इस बारे में जो है वो बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आजिज धामरा साहब जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अभी ब्रेक से पहले उसामा साहब जो बात कर रहे थे कि सूबा तमाम मसाइल का हल है, सूबा बनेगा तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए पहले तो मैं आफ्ताब भाई के सवालों का जवाब दूं कि 18th अमेंडमेंट की बार बार हवाला दिया जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 18th अमेंडमेंट के बाद क्या फेडरल किसी भी सूबे में अपने प्रोजेक्ट नहीं लगाता? अगर लगाता है तो फिर 18th अमेंडमेंट के बाद नहीं लगाने चाहिए।
मिसाल के तौर पर इन्होंने कराची के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताए जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, और अभी भी जो कमेटी बनी है वो है ही सिर्फ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोजेक्ट पेंडिंग में है जिसमें फंडिंग के इश्यूज हैं वो सारे मामला हैं। बाकी सूबे न मिलने वाले पैसों का एतराज इसलिए नहीं करते कि वो आपकी हुकूमत से, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो अपने सूबे के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं अगर ये आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। सिंध तो आवाज बुलंद कर रहा है कि मेरे पैसे नहीं मिलते। अच्छा, कराची की डीएमसी और केएमसी के अंदर मैं ये अगेन कह रहा हूं कि किसके दौर में केएमसी के अंदर सबसे ज्यादा मुलाजमीन भर्ती किए गए, और क्या आज की सूरत हाल में केएमसी के वो सारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं ग्राउंड पे? इसकी तस्दीक आफ्ताब भाई कर लेंगे, इनके दोस्त हैं मेयर और इनकी जो जमात है वो करेंगे कि ये सारे बोगस जो मुलाजमीन वो अभी भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, कराची में कई ऐसे यूनियन कमेटीज हैं जहां पर पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं है, और अक्सरत में ऐसी यूनियन कमेटीज हैं जिसमें 60 लाख रुपए पर यूनियन कमेटी सिंध गवर्नमेंट ने दिए, 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से केएमसी को फंड दिए हैं। और केएमसी ने बाज़ औक़ात इस बात को एडमिट भी किया है मेयर कराची ने कि जी सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम ये कुछ नाले साफ कर रहे हैं। अगर लेकिन इन फंड्स के बावजूद धामरा साहब पैसे नहीं थे काम करने के लिए। वक्त मेरे पास कम है, जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा उसामा साहब की बात का, जो सूबे की बात ये कर रहे थे। उसामा की जहां तक बात है ना, देखें उसामा की ये एमक्यूएम का वतीरा रहा है, अल्ताफ नैरेटिव है कि जब भी उनको इलेक्शन में जाना है वो मुहाजिर सियासत करते हैं और लिसानियत की सियासत करते हैं। और भाई मुहाजिर नौजवानों के कब्रिस्तानों में तो आपने इजाफा किया है, आपने तो पार्क उजाड़ के कब्रिस्तान आबाद कर दिए। और आज भी आपके जो रहनुमा थे जो बैरूनी मुल्क रहते हैं, गोरी साहब वाले, क्या वो अरबों खरबों के मालिक नहीं है? ये कराची के अवाम का पैसा था जो उनकी बहबूद पे खर्च होना था, वो आपने अपने लिए खर्च किया। उसामा साहब क्विकली, ठीक है, उसामा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा धामरा साहब की इस बात पे। देखिए, धामरा साहब जो बात कर रहे हैं ना वो तो फरोगी बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर मैं जिस जमीन का मालिक हूं वो मुझे चाहिए, वो मुझे उसका मुझे जवाब दे दें कि मैं उस जमीन का मालिक हूं या नहीं हूं। दूसरा, कारोकारी कल्चर के जरिए, कारोकारी कल्चर के जरिए जो आपने बात किसी और जानिब निकल जाती है उसामा साहब, धामरा साहब, वो बात किसी और जानिब निकल जाती है, जरा मसाइल से तवज्जो जो है वो हट जाती है। आपका क्या जाए? आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रही है। ठीक हो गया। उसामा साहब, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहिए, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए कि तमाम मसाइल हो गए, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं, मसाइल का हल दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों में क्या है हमारे पास, कैसे जो है शहरी अवाम को, कराची की अवाम को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उन्हें सहूलियात दे सकते हैं, मसाइल हल कर सकते हैं? ये बात आपको कंप्लीट करूंगा कि मसाइल का 13 साल के अंदर और गुज़िश्ता 50 साल के अंदर पीपल्स पार्टी के पास इसका कोई हल नहीं है। अब इसका हल जो है मतरूका जमीन के ऊपर एक नए सूबे का कयाम है जो इंतजामी बुनियादों पर हो, लिसानी बुनियाद पर नहीं हो। हम लिसानी जमात नहीं है। सिंध का नारा, सिंध का कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करती है, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। कराची में रहने वाला मेरा मैं जो है वो आफ्ताब साहब से ये सवाल, यही सवाल आफ्ताब साहब के सामने मैं रखना चाह रहा था। जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब। जी अच्छा, देखें आजिज धामरा साहब ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि क्या कराची और सूबे सिंध में ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी है, पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी किसकी है, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी किसकी है? आज आपका 13वां साल है, मास्टर प्लान किसकी जिम्मेदारी है? केएमसी की है, सूबे सिंध की जिम्मेदारी है? देखें, इस तमाम चीजों का पीपल्स पार्टी को जवाब देना होगा। और अगर अभी कराची 2 साल से K4 का मंसूबा शेल्फ हुआ है, क्यों हुआ है? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, फाइनेंशियल मसला आफ्ताब सिद्दीकी साहब, माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, मेरे पास वक्त जो है वो खत्म हो गया है। जवाब तो सभी को देना होगा, जवाब दे सभी के सामने, लेकिन मसला ये है कि जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, इन मसाइल की तमाम तर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। एक दूसरे पर मलबा डालते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपते हैं, लेकिन अपनी गिरबान में कोई जमात नहीं झांकती है कि वो खुद क्या कर रहे हैं, उनका अपना क्या किरदार है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कराची की आवाम के मसाइल आने वाले दिनों में हल हो सकें और उन्हें भी कुछ अपना मुस्तकबिल दिखाई दे सके। आज के प्रोग्राम से ज़शान बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।